आवाज़ इंडिया टीवी में आपका स्वागत। मैं हूं अमन कामले। आज बात करते हैं तमिलनाडु की। इस वक्त तमिलनाडु में चुनाव प्रचार जारी है। तमिलनाडु में लगभग विधानसभा की 234 सीटें हैं। इसमें से 45 सीटें जो है एससी वर्ग के लिए और 7 सीटें जो है वो ट्राइब्स के लिए आरक्षित है। तमिलनाडु में लगभग 20% आबादी जो है वो अनुसूचित जाति की है। तमिलनाडु में जैसा कि मैंने कहा था कि केरला में ब्राह्मणवाद हावी नहीं है, उसी तरह तमिलनाडु में भी जो है ब्राह्मणवाद इस वक्त इतना हावी नहीं है, क्योंकि पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर ने इसको बहुत करारा झटका दिया था। लेकिन सांस्कृतिक जो उनका वाद है वो आज भी कायम है। जितने भी मंदिर हैं तमिलनाडु में, आज भी वहाँ पे बड़े पैमाने पे जो है ब्राह्मण पीष्ठी होते हैं और वही लोग उनकी सत्ता नियंत्रित करते हैं। तमिलनाडु में जो है इस वक्त डीएमके और एआईडीएमके के बीच सीधी फाइट है। इस बार तमिलनाडु में डीएमके के चांसेस ज़्यादा है। ऐसा मानना है कि लगभग 80% तमिलनाडु के लोग जो है वो डीएमके को पसंद करते हैं इस वक्त। इसलिए एआईडीएमके की बुरी हार होगी, ऐसा अंदाज है, ऐसा संकेत है। तमिलनाडु में लोकसभा की 39 सीट्स है। इसमें से 37 सीट्स पे डीएमके प्लस कांग्रेस प्लस वीसीके ने जीत हासिल की थी। एक सीट पे एआईडीएमके की जीत हुई थी। तो इस वक्त ऐसा अंदाज़ है, ऐसा कहा जाता है कि डीएमके जो है क्लीन स्वीप तमिलनाडु में करेगी। तमिलनाडु की एक खास बात यह है कि बहुजन समाज पार्टी ने भी इस वक्त लगभग सभी के सभी 234 सीटों पे अपने उम्मीदवार उतारे हैं। और एक इम्पोर्टेंट बात यह है, तमिलनाडु के ट्विटर हैंडल जो है तमिलनाडु बीएसपी का, इस ट्विटर हैंडल के जरिए ये बात कही गई है कि बीएसपी के आकाश आनंद जो मायावती के भतीजे हैं वो भी इस वक्त चुनाव प्रचार में होंगे। वो भी रैली को संबोधित करेंगे तमिलनाडु में और केरला में। तो एक इम्पोर्टेंट अपडेट है कि बीएसपी ने इस बार आकाश आनंद को भी स्टार प्रचारक बनाया है। बीएसपी लगातार यहाँ पे चुनाव लड़ते आ रही है और के आर्मस्ट्रांग करके जो बीएसपी के यहाँ के स्टेट प्रेसिडेंट हैं, काफ़ी अच्छा व्यक्तिमत्व है। वो चेन्नई में पार्षद भी रह चुके हैं और समूचे तमिलनाडु में उनका एक अच्छा जनाधार है, उनका एक अच्छा फॉलोइंग भी है। वो निरंतर बीएसपी के लिए काम कर रहे हैं। बीएसपी को ग्रासरूट तक पहुंचाने का काम भी आर्मस्ट्रांग ने किया है। इस वक्त बीएसपी ने यहाँ पे पूर्व सांसद वीर सिंह और गौरी प्रसाद उपासक को प्रभारी के तौर पर भेजा है। साथ ही साथ जो बीएसपी के सांसद हैं रामजी गौतम, इन्हें भी जिम्मेदारी दी गई है। तीनों लोग मिलकर जो है तमिलनाडु में प्रचार प्रसार कर रहे हैं और इलेक्शन के लिए कैंपेन जारी है। बीएसपी ने 234 सीटों पे अपने सभी उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। बीएसपी को इस बार उम्मीद है कि शायद वो इस बार अपना खाता खोले। जैसा मैंने पहले भी कहा था कि उम्मीद हमेशा होती है लेकिन जीत हासिल नहीं होती। लेकिन बीएसपी के स्टेट प्रेसिडेंट जो है आर्मस्ट्रांग, इन्होंने अच्छा नेटवर्क बनाया है, काफ़ी अच्छी कैंपेनिंग भी की है। तो उन्हें इस वक्त उम्मीद है कि बीएसपी यहाँ पे अपना खाता खोलेगी। हमें भी उम्मीद है कि तमिलनाडु में बीएसपी अपना खाता खोले। इस बीच डीएमके ने जो है, जैसा मैंने कहा था कि इस बार डीएमके की जीत की 100% चांसेस है। डीएमके ने अपनी जो अलाइंस पार्टनर है कांग्रेस और वीसीके जो ये पार्टी है, ये इसे दलित पैंथर्स ऑफ इंडिया भी कहा जाता है वीसीके को। और जिस तरह से महाराष्ट्र में दलित पैंथर है, उसी तरह के दलित पैंथर के रूप में वहाँ पे है। और यही बड़े पैमाने पे जो है तमिलनाडु में लोगों को बुद्धिज़्म की तरफ लाने का काम करती है। बहरहाल तमिलनाडु का जो एक सोशल स्ट्रक्चर है, जैसा कि मैंने कहा कि 20% यहाँ पे दलितों की आबादी है, लेकिन जो ओबीसी वर्ग है जिसकी संख्या सबसे अधिक है, तो ओबीसी वर्ग ने यहाँ पे अपना दबदबा कायम रखा है। एससी और ओबीसी मिलकर हमेशा आके सत्ता संभालते हैं। तमिलनाडु में एक अच्छी परंपरा है। आप पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर के बारे में जानते हैं, जिन्होंने सबसे ज़्यादा पैमाने पे हिंदू धर्म का विरोध किया था, ब्राह्मणवाद का विरोध किया था, एंटी कास्ट मूवमेंट चलाई थी, जस्टिस पार्टी बनाई थी। उन्हीं की जो विचारधारा है वो डीएमके संभाल रही है। तमिलनाडु में जो है एक अच्छी ट्रेडिशन रही है दलित पॉलिटिक्स की भी। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का भी यहाँ पे अच्छा अस्तित्व एक समय में था। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कई बार चेन्नई में और तमिलनाडु में गए हैं। एन शिवराज जो है, जो आरपीआई के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, वो चेन्नई के मेयर थे 1945 में। और 1952, 1957 और 1962 में
वो उन्होंने चेंगलपट्टू करके एक जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहाँ से वो सांसद भी बने हैं, लगातार 3 बार वो सांसद बने हैं। आरपीआई के टिकट पे, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के टिकट पे वो लगातार 3 बार सांसद बने हैं, चेन्नई के मेयर रहे हैं। लेकिन 1962 के बाद आरपीआई वहाँ भी स्ट्रगल कर रही है और बीएसपी का स्ट्रगल अभी भी जारी है। आप समझ सकते हैं कि एक ऐसा वक्त था जब वहाँ पे आरपीआई के मेयर थे, एमएलएस थे, एमपीस थे, लेकिन आज ऐसा वक्त है कि ना आरपीआई का ना बीएसपी का एमएलए है ना एमपी है। तो ये एक बहुत बड़ा गैप जो है वो हुआ है। मान्यवर साहब घनश्याम ने काफ़ी कोशिशें की थी, लेकिन वो तमिलनाडु में सफल नहीं हो पाए थे। तमिलनाडु में जो है बुद्धिज़्म का भी एक ट्रेडिशन है। तमिलनाडु शुरू से ही एक बुद्धिस्ट स्टेट रहा है। एक ऐसा वक्त था कि सब समझे तमिलनाडु जो था वो बुद्धिस्ट था। यहाँ के जितने भी टेम्पल्स हैं, चाहे मीनाक्षी टेम्पल हो मदुराई का, या जितने भी टेम्पल्स तमिलनाडु के अंदर में जो है, जो पुराने टेम्पल्स हैं, सारे बुद्धिस्ट टेम्पल्स हैं। आप तमिलनाडु के टेम्पल्स में जाके देखिए, हर टेम्पल्स में आपको बुद्ध की जो है इमेज नज़र आएगी। अयोध्यादास, इनके बारे में हमने एक प्रोग्राम भी बनाया था, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में हम देते हैं। 1845 से लेकर 1940 तक इनका सफ़र रहा है और अयोध्यादास एक प्रोमिनेंट तमिल एक्टिविस्ट थे, एक स्ट्रॉन्ग लीडर थे दलितों के, और साथ ही साथ इन्होंने सबसे पहले उस वक्त बुद्धिज़्म को एम्ब्रेस किया था और अपनी दोनों संतानों को उन्होंने बुद्धिज़्म के प्रचार प्रसार के लिए समर्पित किया था। तो अयोध्यादास ने सबसे पहले एंटी कास्ट मूवमेंट चलाई, इसके बाद में पेरियार रामास्वामी नायकर आते हैं और इसके बाद में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आते हैं। तो अयोध्यादास एक ऐसे शख्स थे तमिलनाडु में जिनको आज भी काफ़ी मान सम्मान है। सबसे पहले तमिलनाडु में एंटी कास्ट मूवमेंट चलाने का जो श्रेय है वो अयोध्यादास जी को है, पंडित अयोध्यादास को, और उनका काफ़ी सम्मान भी तमिलनाडु में इस वक्त होता है। इसके साथ साथ जो दुनिया को मार्शल आर्ट और कुंग फू की कला जिन्होंने दी, वो भंते बोधिधर्मा, ये भी तमिलनाडु से आते हैं। कांचीपुरम जो एरिया है तमिलनाडु का, वहाँ पे उनका जन्म हुआ था और वो इसके बाद में चाइना चले गए थे और चाइना में उन्होंने छान बुद्धिज्म का आविष्कार किया था। बोधिधर्मा जो है एक ऐसे मंक्स के रूप में, बुद्धिस्ट मंक के रूप में आज सबसे ज़्यादा पूजनीय है चाइना में। बोधिधर्मा के ऊपर तमिलनाडु के कुछ लोगों ने एक फिल्म भी बनाई थी, जो मार्शल आर्ट की कला थी, कुंग फू की कला थी, ये इन्होंने विकसित की थी। तो ऐसा एक ट्रेडिशन जो है तमिलनाडु का है। साथ ही साथ यहाँ पे कमल हसन की पार्टी भी इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रही है। शुरू में अंदाज़ा था कि रजनीकांत भी अपनी पार्टी लॉन्च करेंगे और बीजेपी ने उनके लिए काफ़ी कोशिशें की थी कि रजनीकांत अपनी पार्टी लॉन्च करे और बीजेपी को सपोर्ट करे, क्योंकि रजनीकांत का भी फैन फॉलोइंग काफ़ी अच्छा है तमिलनाडु में। लेकिन अपनी ख़राब सेहत का हवाला देने के कारण उन्होंने फिर इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं किया, ना ही अपनी पार्टी लॉन्च की। तो तमिलनाडु में रजनीकांत का मैदान में न होने से डीएमके को क्लीन स्वीप मिल जाएगी, लेकिन कमल हसन क्या करते हैं ये भी एक देखने वाली बात होगी, क्योंकि कमल हसन की पार्टी भी जो है इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रही है और उनका जो एक ताना बाना है, वो सोच रहे हैं कि दलित और मुस्लिम वोट्स पे वो अधिक ध्यान देंगे, फोकस करेंगे, तो शायद वो कुछ वोट काट सकते हैं डीएमके के और एआईएडीएमके के, लेकिन इतना असर करेंगे ऐसा नहीं लगता। कमल हसन की जो बेटी है अक्षरा हसन ने बुद्धिज्म को एक्सेप्ट किया था आज से 5-6 साल पहले, वो भी बुद्धिस्ट ट्रेडिशंस को फॉलो करती है। तो इस तरह से तमिलनाडु का जो एंटायर स्टेट है वो पूरी तरह से एक वक्त बुद्धिस्ट था, बुद्धमय था, लेकिन धीरे धीरे जो है ब्राह्मणिज्म ने उसे अपनी संस्कृति में, अपने परिवेश में उसे लाया था। इसके बाद जो परंपरा चली अयोध्यादास की और पेरियार रामास्वामी नायकर की, इसके बाद में वहाँ पे ब्राह्मणिज्म का वर्चस्व कुछ हद तक कम ज़रूर हुआ है और आज वो स्ट्रगलिंग पॉइंट भी कर रहा है। बीजेपी को आज भी यहाँ पे काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि बहुजन समाज पार्टी हो या आरपीआई, इनको आज काफ़ी स्ट्रगलिंग पॉइंट है तमिलनाडु में अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए, क्योंकि तमिलनाडु में, जैसा मैंने पहले कहा था, कि एक ऐसा वक्त था कि जब आरपीआई अपने ऊंचाई पे थी, यहाँ पे मेयर थे, एमएलएस थे, एमपी थे। जय भीम साप्ताहिक की शुरुआत तमिलनाडु में 1950 में हुई थी, लेकिन आज एक स्ट्रगलिंग पॉइंट पे हमारी मूवमेंट आके खड़ी हुई है। लेकिन जिस तरह की आर्मस्ट्रांग काम कर रहे हैं, इस बार उम्मीद है कि तमिलनाडु में बीएसपी की शायद एक सीट जीत जाए और इसी तरह से तमिलनाडु में चाहे हार जीत किसी की भी हो, लेकिन ब्राह्मणवाद यहाँ पे भी परास्त होता है।